बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, J13 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें हज़ारों फ्लैट बनाए गए लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुए। 2010 में ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट और आमतौर पे ख्याल था कि 2015 तक लोगों को यहाँ पे फ्लैटों का कब्ज़ा मिल जाएगा और लोग यहाँ पे रहने शुरू हो जाएंगे। और हमारी जो हाउसिंग अथॉरिटी है उन्होंने ये इसको जॉइंट वेंचर के तौर पे शुरू किया था, लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट हो गई है कि जिसके साथ जॉइंट वेंचर हुआ था अचानक उसके साथ जॉइंट वेंचर ही ख़त्म कर दिया है। और कहा जा रहा है कि जी जो सेनेटर नासिर भाट साहब हैं ये उन्होंने ख़त्म किया और सेक्रेटरी हाउसिंग ने ख़त्म किया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब, उनसे हम जानेंगे कि अगर जेवी हुआ था तो क्या इस तरीके से अचानक से ख़त्म हो सकता है, और दूसरा जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है जो इतने इंतज़ार में हैं कि हमें यहाँ पे फ्लैट मिलेगा, हम यहाँ पे रहायश रखेंगे, ये तो मामला मज़ीद लटक जाएगा। पिछले 14-15 साल तो ऐसे ही गुजर गए। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगू साहब। संधू साहब, जो भी काम सरकारी तौर पे होता है ना, CDA का सेक्टर हो या ये जिस तरह हाउसिंग अथॉरिटी का ये फ्लैटों वाला सिलसिला है, वो तखीर दर तखीर होती है, वजह क्या है? जी मांगड़ साहब, एक तो जनरली चीज़ वही है कि जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं हमारे, हाँ, और स्पेशली जब अप्रूवल्स देनी होती हैं, डेफिनेटली वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और आए रोज खसम भी बदल जाते हैं इनके ना। जी, जिस तरह फिर वो ऊपर वाला हेड बदलता है ना, शायद फिर सोच बदलती है, हाँ जी। कानून नहीं बदलता, उस कानून की इंटरप्रिटेशन जो है ना वो बदलती है। सही। मैं आपको इसी प्रोजेक्ट के हवाले से दूं, ये J13 जो एफ्रो जिसको कहते हैं, हाँ, इसके हवाले से मैं 2-3 चीज़ें आपके गोशगुजार को, नाजरीन के भी, और ये पता हो कि अब होगा क्या। क्या। पहली बात तो ये है कि इस प्रोजेक्ट की बुनियाद पे ही जो हाउसिंग अथॉरिटी का रोल था, हाँ, इंतहाई नॉन प्रोफेशनल था। अच्छा, शुरू दिन से ऐसे था कि G13 का सेक्टर जो है ये CDA ने एक्वायर करके दिया था हाउसिंग को, अच्छा, फॉर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कि उनको आप प्लाट बना के देंगे इधर। अब बात ये कि जब ये प्रोजेक्ट आया, हम आ जाते हैं वो प्रोजेक्ट तो जैसे भी CDA ने वैसे उसकी डेवलपमेंट आई, डिपॉजिट वर्क की। अब इसमें 2 चीज़ें आगे जाके बड़ी अहम है। एक तो मैं बताऊंगा कि G13 का जो मॉव एरिया है, दैट वाज नेवर पार्ट ऑफ द हाउसिंग प्रोजेक्ट। सही। आप देखें G7 का, G8 का, G9 का, G10 का रेजिडेंशियल सेक्टर अलग है, मॉव एरिया अलग है, क्योंकि मॉव एरिया जो है इसका अपना एक डेफिनेशन है मास्टर प्लान में, इसका यूज ही मुख्तलिफ है। यह है गवर्नमेंट ऑफिस के लिए या अलाइड ऑफिस के लिए। सही। और उसकी अलाटमेंट हाउसिंग नहीं कर सकती, क्योंकि हाउसिंग के जिम्मे सिर्फ जो है रेजिडेंस प्लाट्स की अलॉटमेंट है। एक तो ये इसे G13 में, उसका नतीजा क्या निकला कि G13 का जो मॉव एरिया है उसका स्टेटस मॉव एरिया से कमर्शियल एरिया में चेंज हो चुका है। नहीं संधू साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउसिंग अथॉरिटी ने एक मुआदा कर लिया जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि नानी ने खसम किया माड़ा किया, खसम करके छाड़ दिता और माड़ा किया। जब ये खुद एक हाउसिंग अथॉरिटी है, फिर इसने जेवी कर लिया, चलो जी कर लिया, फिर वो जिनके साथ जेवी किया उनको करने क्यों नहीं देते? आप बिल्कुल कह रहे, मैं उधर आ जाता हूँ जी, हम किसी और प्रोग्राम पे इनके करेंगे। हाँ जी। मैं आज इस एफ्रो प्रोजेक्ट से मैं बताऊं, 2012 में मैं DG प्लानिंग था। ये प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन मेरे पास आई। सही। मैंने उस वक्त 3 क्वेश्चन रेज किए, हाउसिंग के लोग भी बैठे थे, कि मुझे ये बताएं कि इतना हाई राइज और इतने लार्ज स्केल के ऊपर फ्लैट्स लोगों के लिए बना रहे हैं आप, तो मुझे ये बताएं कि इतने फ्लैट्स के लिए पानी की अरेंजमेंट क्या है, क्या होगी। नंबर 2, जो जहाँ से सीवेज जनरेट होना है उसका क्या ट्रीटमेंट है या कहाँ डिस्पोजल करनी है। नंबर 3, आपने इतनी ट्रैफिक जो एक 1 पॉइंट पे लेके आनी है उसकी मुझे मूवमेंट रूट और उसकी कैपेसिटी की मुझे कैलकुलेशन दे। कोई इनके पास नहीं था, जवाब नहीं, लिहाजा मैंने कहा जी मैं नहीं करता इसको। हाउसिंग अथॉरिटी के पास ये कैपेसिटी नहीं थी, अदरवाइज वो रिपोर्ट बना के देते कि जी ये प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया है। सो एक तो जो प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस है उस दिन से ही इट इज क्या होता है। 2014 में जो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, क्योंकि मैं उस वक्त DG सिविक मैनेजमेंट हो चुका था। अब CDA के जो उस वक्त के लोग थे उनसे क्वेश्चन होना चाहिए कि ये इन ब्लैक एंड व्हाइट था, ये क्वेश्चन का जवाब मिला या नहीं मिला। मैं इसका कोई जवाब नहीं था
कि आज भी G13 का जो सीवरेज है ना सेक्टर पूरे का, हाँ। वो नालों के जा रहा है, जाके चेक कर रहे हैं। इसलिए मुझे पता है कि मैं जब नस्ट में स्टूडेंट था, अभी PhD कर रहा था, तो नस्ट वाले हर रेनी सीजन में उनका ये रोना होता था कि वहां का सारा हमारे आ जाता है इधर, और कैसे इसको ट्रीट करें। ये एक प्रोफेशन अब आ गया कि जब आपने अच्छा या बुरा जेवी कर लिया, जेवी कर लिया, अब इसके दो है। एक तो यू शुड टेक मेजर्स विद इन द एम्बिट ऑफ योर एग्रीमेंट कि जी हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करवाना है, हाँ जी, इन टाइम कंप्लीशन एंड टेक्निकल साउंडनेस। अब बात यह है कि साथ ही साथ हाउसिंग ने एक और काम किया कि आपने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और जनरल पब्लिक को इसमें अपने फ्लैट्स भेज दिए या अलॉट कर दिए। अब उन लोगों का इंटरेस्ट इसके साथ हो गया। हाँ जी, अब बजाय इसके कि जब मैं इस सारे लेटर को पढ़ता हूँ जो कंप्लेंट है, हाँ जी, जो वज़ीर आज़म, हाँ जी, इसको मैं पढ़ता हूँ तो इसमें तो हर स्टेज पे रुकावट आ रही है। हाँ जी, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सही, कि जब इन्होंने ऑक्शन करना चाहा इसको, हाँ, उस वक्त इन्होंने बाईलॉज खुद चेंज कर दिए, वाह, जो कि अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है हाउसिंग अथॉरिटी के, हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट फ्लोट करते हैं स्पेसिफाइड एरिया में, और अगर ये इस्लामाबाद में कोई सेक्टर प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे उस पे CDA के जोनिंग रेगुलेशन और बिल्डिंग बाईलॉज लगेंगे। सो उनको चेंज इन बाईलॉज के लिए CDA से अप्रूवल लेनी थी, इन्होंने खुद ही कर दिए, इन्होंने खुद ही कर दिया। ठीक, हाँ, और ये केस FIA में भी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा पेंडिंग है, चलता रहा कि कैसे आप हर दफा 2 स्टोरी अलाउ कर देते हैं। ये भी पूछा जाना चाहिए। अगर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने कोई चीज़ें इंक्वायर करनी थी, वो ये चीज़ें करने वाली थी। बहरहाल अब बात यह है कि अब जैसे उन्होंने कहा कि यूनिलेटरली उसमें 101 नक्स होगा। मुझे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन डिटेल का नहीं इल्म, लेकिन अदारा किस मर्ज की दुआ होता है कि प्रोजेक्ट की जो सुपरविजन है, क्या अदारा नहीं कर रहा था, क्या अदारे के पास कोई इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, इंजीनियरिंग एडवाइजर नहीं है, क्या आपका इंजीनियरिंग विंग नहीं है कि जो जाके मंथली तो विजिट कर ले कि बाबा ये क्या कर रहे हो, ये वायलेशन कर रहे हो। नहीं, वो तो इशू नहीं हुआ सर जी। मतलब इशू ये हुआ कि नासिर भाट साहब सेंटर बन गए, सेंटर बनने के वो कैमा कमेटी के वो चेयरमैन बन गए, और उसके बाद जो है उनका 25% हिस्सा भी बन गया इसमें, फिर 25% से दस्तबरदार हो गए, उन्होंने अचानक ये कैंसिल कर दिया हाउसिंग मिनिस्ट्री ने। सर देखें, बात ये यही देर में आ रहा हूँ सर कि हर चीज़ को करने का एक तरीका है कि क्या आपने रात को इनको बुला के दे दिया था उस कंपनी को? नहीं, यू वेंट थ्रू ए प्रोसेस। हाँ जी, एक प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस हुआ। फिर जो आपका एग्रीमेंट था उसमें लिखा होता है कि जनाब अगर ये आप इसे डिफॉल्ट करेंगे ये एक्शन होगा, ये नोटिस होगा, ये वार्निंग होगी, ये एक्शन होगा। उसके बाद फिर आप कैंसिलेशन पे जाते हैं। और एक जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन होता है वो इस आखिरी हद तक जाने से पहले खुद उसके प्रोजेक्ट की कैंसिलेशन के प्रोज एंड कॉन्स स्टडी करता है कि अगर मैंने कैंसिल करना है, मसलन इसने ये वायलेशन की है, इसका प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और अगर इसको कैंसिल करता हूं तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब तक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप नहीं करते उस किसी प्रोजेक्ट, तो आप इस तरह आखिरी स्टेज तक नहीं जाते। सो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है। नंबर 1 कि क्या उस वक्त एग्रीमेंट ठीक हुआ था जो अथॉरिटी ने किया? अगर एग्रीमेंट ठीक हुआ था, क्या कैंसिलेशन के वक्त, कैंसिलेशन की डेट तक क्या आपके पास कोई टेक्निकल रिपोर्ट्स थी कि क्या वायलेशन हो रही है? क्या आपने वो कन्वे की उस बंदे को, अपने को पार्टनर को, जो जेवी का लाइफस्टाइल वाले जो है या एफ्रो है, क्या आपने उनको कन्वे किया कि भाई यू आर कमिटिंग दीस वायलेशंस? और फिर एक शो काज होता है। शो काज ये होता है कि आपको हमने ये कुछ कहा है, आपने ये नहीं किया, लिहाजा क्यों ना आपका प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाए। सही। क्या शो काज का जवाब आया? अब अगर इनमें से कोई चीज भी नहीं हुई तो देयर इज नो वे कि आप यूनिलैटरली कोई भी एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं।
बिल्कुल हो नहीं सकता, बिल्कुल गैर कानूनी अगर ऐसे हुआ तो। अच्छा संधू साहब, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये जो जिनके साथ जेवी हुआ ना, जिन्होंने कंप्लेंट की, वो भी पहले बरूने मुल्क की उनका बिजनेस था। उन्होंने यहाँ देखा तो उन्होंने पैसा ला के यहाँ लगा दिया। अच्छा, यहाँ जो फ्लैट है ना, वो 2000 के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। इन फ्लैटों में वो मेंबर हैं, उनके फ्लैट हैं, बाकी यहाँ के मकामी लोग हैं। अब ओवरसीज़ जो है ना, उनका सबसे बड़ा दुख ये है कि हम CDA, LDA, GDA जहाँ प्लॉट लेते हैं वो नहीं मिलता, और फ्लैट लेते हैं वो नहीं मिलता। अब यहाँ फिर नया कट्टा खुल गया। जी बिल्कुल। आप मैंने कहा इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना, प्रोस एंड कॉन्स, वो देखना जरूरी था। उनमें एक ये भी है कि एक तो है कि जो लोकल आपका अलॉटी है, उनमें बहुत सारा चंक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का है कि जो प्लॉट नहीं अफोर्ड कर सकते थे, मकान नहीं अफोर्ड, उन्होंने उधर फ्लैट ले लिया कि कंपेरेटिवली सस्ता है। एक तो उन्होंने 15 साल हो गए वेटिंग में, हाँ जी। और 15 साल के बाद पता लगा जी कि हर चीज तबाह हो गई। हाँ जी। दूसरी बात ये कि जो आपका ओवरसीज बैठा है, आप देखें हमारी इकोनॉमी, हम डिपेंड ही उन पे कर रहे हैं, तो उनको अगर हम बार बार डसेंगे या तंग करेंगे, एक तो अगर आपने रूल को कंप्लाई विद किया है, फिर तो एक जवाब हो सकता है कि जी देखिए हम आपको कर रहे हैं लेकिन ये वायलेशन का हमने ये किया है। एक साइड पे आप रूल्स को भी वायलेट कर रहे हैं, और फिर वो जो बाहर से आके वो कहता है अच्छा यार चलो मैंने डॉलर्स में पे देनी या मैं कम का रेमिटेंसेस भेजे होंगे, मतलब रुपयों में पेमेंट होगी जैसे भी, तो उसको यकदम सुबह सो के उठे कि जी ये प्रोजेक्ट तो कैंसिल हो गया। हाँ जी। आप मुझे बताएं कि वो कब क्यों आएगा। अगली बात, दो चीजें और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं इसमें। नंबर 1 के अभी एक रियल एस्टेट के बारे में बार बार डिस्कशन हो रही है कि जी रियल एस्टेट बिजनेस हमारा बिल्कुल बैठ गया है, ये सस्टेनेबल क्यों नहीं है। मैं 2 जगह पे मैंने, एक तो हमने नमल में कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उसमें मेरी 3-4 प्रेजेंटेशंस थी, उनका एडवाइजरी बोर्ड का मैं मेंबर भी हूँ भाई। उसमें यही है, जब आप जो आपका इन्वेस्टर है, खा वो लोकल है खा वो ओवरसीज है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होती, उनका कॉन्फिडेंस बाहर टाइम एंड अगेन शेक कर रहे हैं आप उसको, बल्कि उसको हर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्यों वो इन्वेस्ट करेगा? मतलब अगर आप इससे इतलाक ले रहे हैं तो नया क्यों इन्वेस्टर आएगा? क्यों आएगा? एक मैं बात आपको बताऊं, ये जो स्टैंडिंग कमिटीज है ना, हाँ जी, इनका रोल एडवाइजरी होता है। दे कैन नॉट डिसाइड द थिंग्स। ये काम नहीं कर सकते। ये एडवाइस कर सकते हैं अदारे को, अगर उन्होंने एडवाइस किया और अदारे ने कैंसिल किया है तो देन इट्स ओके। क्योंकि इसलिए कि एक दो जब मैं, लेकिन इदारे ने भी तो आप कह रहे हैं ना कि सारी चीजें देखना थी। ये अदारे का काम है। देखिए जो स्टैंडिंग कमेटी है ना, अगर उसने कोई ऑब्जर्व किया इलीगैलिटीज अगर की है, वो अपनी रिकमेंडेशन भेज देंगे। नहीं, फिर तो ये बात भी आएगी कि नासिर भट्ट साहब 25% के हिस्सेदार कैसे बन गए। मैंने तो कहा कि जब एक चीज केस आएगा, हाँ जी, ये अदारे का काम है। हाँ जी, अदारा सारी चीजें उसके देखे, ऑल एंगल्स देखेगा। संधू साहब, ये जो मुतासरा फरीक है, उन्होंने दरखास्त लिखी है वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म को क्या आप एडवाइस करते हैं, उनको क्या करना चाहिए इस मसले? मैं समझता हूं कि एक तो इसको फौरी तौर पे डिसाइड किया जाना चाहिए। आप अदारे को भी बुलाएं, जो सेनेट में कमेटी के जो मेंबर्स थे इफेक्टिव, जो जिन्होंने ज़्यादा इसमें, मैं समझता हूँ जो ज़्यादा वोकल थे या जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें, जिन्होंने इलीगैलिटी को नोट किया होगा, उनको, और जो कंप्लेंट्स को साथ बिठाए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए। अदारे को कहा अपने रूल रेगुलेशन लेके आए। अदारे को कहा जाए कि जो चीज़ें अपने एक्शन पहले आपने जो रेमेडियल मेजर्स ली हैं इन इलीगैलिटीज़ को ओवरकम करने के लिए, वो लेके आए। लेकिन इट्स जस्ट मैटर ऑफ 1 वीक में इसको डिसाइड करें, कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द ओवरसीज इज वेरी क्रूशल इन दिस होल मैकेनिज्म। मैं कहता हूं अगर पीएम साहब ने ये डिसीजन इन टाइम ले लिया तो शायद ओवरसीज का जो कॉन्फिडेंस है वो रीबिल्ड हो जाए और वो अच्छे तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। और इन्वेस्टर का यस ऑफ कोर्स, मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रियल एस्टेट की बार बार बात करते हैं। सर मैं आपको बताऊं कि आपके जहाँ कहीं डिस्कशन हो रही है वो कुछ रियलिटी बेस्ड नहीं है।
मतलब मेरी सारी उम्र गुजरी इसमें। और मैं बताऊं कि यूआईटी लाहौर में एक कोर्स शुरू हो रहा है, उधर के लिए भी मुझे कहा जा रहा है रियल एस्टेट पे। नमल का जो मैंने बताया रियल एस्टेट पे कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मेरी 3-4 प्रेजेंटेशंस थी। तो मैं कहता हूँ रियल एस्टेट को आप वाकई या सीरियस सब्जेक्ट लें तो आपकी इकानमी जो है ना बड़े अच्छे तरीके से, एटलीस्ट इस्लामाबाद लाहौर जैसे शहरों में बड़े अच्छे तरीके से ये दोबारा ग्रो कर जाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, हम कोशिश करेंगे कि जनाब नासिर बाट साहब सेनेटर जो हैं और कैमा कमेटी हाउसिंग की जो सेनेट की है उसके चेयरमैन भी हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनका मौक़िफ़ भी जानूं। लेकिन जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि अपना ज़हन बनाने से पहले, जिस तरह संधू साहब ने कहा है, कि तमाम फ़रीक़ैन को इकट्ठा बिठा के सुने और उनके कागजात देखें कि कौन हक पे है, कौन सच पे है। और अगर हाउसिंग अथॉरिटी की नाअहली 15 साल से चली आ रही है तो 15 साल के नाअहल अफसरान जो हैं हाउसिंग अथॉरिटी के, उनको कटहरे में आना चाहिए। और अगर कहीं पे इन्वेस्टर ने गलती की है तो उनके से भी पूछा जाना चाहिए। और ये मामला जो इन डॉक्यूमेंट में कहा जा रहा है कि नासिर बाट साहब 25% के हिस्सेदार बन गए थे, फिर वो पीछे हट गए, ये चीज़ें भी सारी देखने वाली है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं नासिर बाट साहब से के सामने भी रखूँगा अगर उन्होंने वक्त दिया। इससे पहले मैंने आखिरी अशरे में एक उनसे गुजारिश की थी, लेकिन ज़ाहिर है कि आखिरी अशरा चल रहा था, उनकी तरफ से कोई बाएतमाद जवाब नहीं आया। लेकिन अब फिर कोशिश करूँगा कि उनका मौक़िफ़ भी आए कि पहले आप 25% के हिस्सेदार बन गए, फिर आप पूरे के पूरा जो है वो सारे का सारा प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि अग लैन आई तो घर की मालिक बन बैठी। ये बड़ा अहम सवाल होगा और ये सवाल वज़ीर-ए-आज़म के सामने भी उठेगा, अदालतों में भी उठेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि नासिर बाट साहब 25% की जहाँ शेयर होल्डर बन गए थे। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन सबसे बड़ी ज़्यादती जो है वो ओवरसीज़ के साथ है। फिर उसके बाद जिनके साथ जेवी किया गया, जिन्होंने यहाँ पे अरबों रुपया लगाया। हाउसिंग अथॉरिटी के आज जो डीजी हैं वो कल नहीं होंगे, सेक्रेटरी हाउसिंग जो है वो रिटायर होने वाले हैं, उनकी जगह नए आ जाएंगे। इसी तरह नासिर बाट साहब हैं, नासिर बाट साहब आज सेनेटर हैं, 6 साल बाद नहीं होंगे, या उनकी ये कैमा कमेटी भी बदल सकती है। लेकिन जिसका पैसा अरबों रुपया लगा है उसका तो मुस्तकबिल यहीं पे है, उसके बच्चों का मुस्तकबिल यहीं पे है। और वज़ीर-ए-आज़म को ये मसला देखना चाहिए ज़ाती तौर पर। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।